हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी आपकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज पॉलिनेशन। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम पॉलिनेशन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली वीडियो। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें पॉलिनेशन के बारे में सब कवर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपको इसके बाद कुछ और पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं लगेगी। आप बस एक बार अपनी एनसीईआरटी बेसिक रीड कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि भाई हम लोग एक कंप्लीट ऐसी सीरीज़ चला रहे थे जिसके अंदर मैंने 12th के काफ़ी सारे टॉपिक्स डाले थे। ठीक है, और अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और हमने इम्ब्रोसैक के डेवलपमेंट तक लास्ट पढ़ लिया था। तो ये हमारा टॉपिक था, इम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हमने पॉलन ग्रेन वगैरह पढ़ा था, ओव्यूल के टाइप्स, पॉलन ग्रेन, ठीक है, प्रिजर्वेशन पॉलन का। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज पॉलिनेशन। तो भाई पॉलिनेशन क्या होता है, कैसा होता है, कितने टाइप्स का होता है, पॉलिनेशन करता कौन है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लियर है? चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना। और देखो भाई, पॉलिनेशन का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। पॉलिनेशन का मतलब देखो क्या होता है भाई, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर कहां हो रहा है भाई? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो कि मेल गेमेटोफाइट है, उसका ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। ठीक है, किसके ऊपर जा रहा है ये पॉलन ग्रेन? स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है। आई बात समझ? अब इसके आगे ही बाकी के रिमेनिंग चेंजेस आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, सब कुछ इसके बाद होगा। अभी तो पहले तो सबसे पहला काम जो होना है वो यही है कि भाई जो भी हमारा पॉलन ग्रेन है वो एंथर से निकलेगा और उसके बाद वो स्टिग्मा पे गिरेगा। अब एंथर से कैसे निकलेगा? तो एंथर से पॉलन निकलने के लिए एंथर का डेहिसेंस होता है। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कि एंथर की वॉल ब्रेक होती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ब्रेकिंग ऑफ एंथर वॉल। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ एंथर वॉल। एंथर की वॉल टूटती है और एंथर की वॉल के टूटने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं एंथर की, है ना। मिडिल लेयर्स हो गई, एंडोथीशियम हो गया, ये सब रोल प्ले करते हैं एंथर को तोड़ने के लिए। तो एंथर जब टूटेगा तो उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर आएगा। ठीक है सर, अब ये पॉलन ग्रेन जो बाहर आया है ये किसी तो स्टिग्मा पे गिरना चाहिए। तो कौन से स्टिग्मा पे गिर रहा है उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि क्या टाइप्स हैं, तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास कोई फ्लावर है। ठीक है, इस तरीके से ये एक फ्लावर है। ठीक, सपोज दिस इज अ फ्लावर और इस फ्लावर के अंदर हमारे पास ये एंथर है। ठीक है, और हमारे पास इसी फ्लावर में यहां पर एक पिस्टिल भी है। ठीक है, दिस इज पिस्टिल। तो अगर इसी फ्लावर का एंथर पॉलन ग्रेन शेड करे, पॉलन निकाले, और वो पॉलन आकर इसी स्टिग्मा पे गिर जाए, सेम फ्लावर के सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे, आ रही बात समझ में? सेम फ्लावर पर ही अगर गिर जाए तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आ रही बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ट्रांसफर तो हो रहा है पॉलन का, लेकिन ट्रांसफर किधर हो रहा है बेटा? ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, है ना। तो विद इन सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा होगा पॉलन ग्रेन का, तो हम उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम एक बहुत ही प्यारा सा टर्म और इस्तेमाल करते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट ऑटोगैमी। ठीक है सर, हम इसको क्या नाम एक और देते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट ऑटोगैमी। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो बेटा ऐसा है, देखो कि एक फ्लावर है। ठीक है, चलो इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास
ये एक प्लांट है और इस प्लांट में हमारे पास ऐसे दो फ्लावर्स हैं, ठीक है, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, ठीक है भाई। सपोज दिस इज वन फ्लावर एंड दिस वन इज सेकेंड फ्लावर। अब इसमें क्या हो रहा है देखना ध्यान से कि यहां पर एक एंथर से जो पॉलन निकला है एक फ्लावर से, वो इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिर रहा है। सी दिस, आ गई बात समझ। यहां पर क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था कि जो एंथर है उसने जो पॉलन निकाला वो उसी प्लांट के फ्लावर के, उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा, लेकिन यहां पर फ्लावर अलग है लेकिन सेम प्लांट का है, ठीक है। तो ये टेक्निकली अगर हम देखें तो बिहेवियरली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। दिखने में ऐसा लगता है कि भाई फ्लावर बदल गया तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा बिहेवियरली, ठीक है, बिहेवियर वाइज। लेकिन अगर हम बात करें कि ये है तो सेम प्लांट के ही फ्लावर्स, तो सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं का मतलब ये होता है कि भाई जेनेटिक कंपोजिशन तो इनका सेम ही होगा। तो जेनेटिक कंपोजिशन सेम होने की वजह से ये ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन है जेनेटिकली, है ना, इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज जेनेटिकली सेल्फ। और इस तरीके के पॉलिनेशन को हम एक नाम देते हैं, वी कॉल इट जीटनोगैमी, ठीक है, वी कॉल इट जीटनोगैमी। क्लियर है। सो दिस इज ऑटोगैमी एंड दिस वन इज जीटनोगैमी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला मेथड होता है उसमें देखो क्या होगा, उसमें हमारे पास देखो क्या चीज है, देखना ध्यान से, ठीक है। अभी तक क्या था भाई, सेम फ्लावर था या फिर डिफरेंट फ्लावर था सेम प्लांट का। अब क्या हो रहा है उसको समझते हैं, ठीक है, उसको हम समझते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि यहां पे फ्लावर ही दो है और फ्लावर दो ही नहीं है, प्लांट भी दो अलग अलग है। सी, दो अलग अलग प्लांट्स है, ठीक है, उनके अलग अलग फ्लावर्स हैं और अब इन फ्लावर्स के बीच में होती है हमारी पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, फ्रॉम वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अदर प्लांट। दो अलग अलग प्लांट्स अब इन्वॉल्व है। हाँ, अब इनमें से ये कंपैटिबल होगा या नहीं ये इस बात पर भी डिपेंड करता है भाई कि ये जो हमारा पॉलन ग्रेन उड़ के गिरा है, जिस स्टिग्मा पे गिरा है, जिस स्टिग्मा पे गिरा है वो स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना भाई। ये आम का है तो ये भी आम का होना चाहिए। आम और अमरूद को मिला के क्या बनाओगे, अमरूद, वो तो बनता नहीं ना। आ रही बात समझ में। तो यहां से पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा तो एटलीस्ट सेम स्पीशीज सेम वैरायटी का होना चाहिए, तभी जाकर पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा, पॉलिनेशन के आगे की बातचीत बनेगी, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ आती है। तो यहां अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, जैसे हमने यहां लिखा था कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है बिहेवियरली और सेल्फ पॉलिनेशन है जेनेटिकली। ये बिहेवियरली भी क्रॉस है और जेनेटिकली भी क्रॉस है। और इस वाले पॉलिनेशन को हम नाम भी क्या देते हैं बेटा, वी कॉल इट जीनोगैमी। क्या नाम दिया हमने बच्चे, वी कॉल इट जीनोगैमी, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अच्छा, अब जो जीनोगैमी है, इस जीनोगैमी के अंदर मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन आता है। और क्यों ना आए भाई, आना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर, आना भी चाहिए, सही बात है ना। क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व है, दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व है। यहां पर सेम फ्लावर था, यहां पर फ्लावर अलग भी था तो सेम प्लांट का था, जेनेटिकली सिमिलर था, लेकिन यहां पर जेनेटिकली थोड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कि इस प्लांट का कैरेक्टर ऐसा हो कि भाई इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, लेकिन ये वाला प्लांट ज्यादा फ्रूट्स तो बनाता है पर डिजीज रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में हो सकता है कि भाई फ्रूट्स का प्रोडक्शन कम हो, सीड का प्रोडक्शन कम हो, स्वाद इतना ना हो, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है। तो जेनेटिकली अलग अलग होने की वजह से कंबाइन होने पर सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन तुमको इसी टाइप के पॉलिनेशन में दिखता है। आ गई बात समझ। तो ये तीन टाइप है हमारे पास पॉलिनेशन के। प्रॉपरली सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं, बिहेवियरली क्रॉस लेकिन जेनेटिकली सेल्फ, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो दैट विल बी जीटोनोगैमी। और अगर हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि भाई
बिहेवियरली और जेनेटिकली दोनों ही क्रॉस कौन सा है, तो वो है जीनोगैमी। आ गई बात समझ में? चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को, और अब हम पढ़ते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आ गई बात समझ में? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का क्या मतलब है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब हो गया बेटा कि पॉलन ग्रेन देखो एंथर से निकल के उड़ के जाके गिर तो रहा है स्टिग्मा पे, लेकिन किसी मीडियम से तो जाएगा, कोई तो होगा जो उसको वहां तक पहुंचा रहा होगा। समझ रहे हो आप? एंथर से पॉलन निकला और ऐसा थोड़ी है कि निकल के बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की मदद के वो वहीं तक पहुंच गया। भाई मदद कोई भी दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन किसी ना किसी की तो हेल्प लगेगी, किसी ना किसी का तो सपोर्ट लगेगा। आ गई बात समझ में? किसी ना किसी का तो सपोर्ट लगेगा। तो जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है वो एग्जैक्टली वही है। ठीक है, इनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेटर्स। ठीक है, और ये जो पॉलिनेटर्स हैं हमारे पास, ये जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप। ठीक है बच्चों, तो ये दो टाइप कौन से होते हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे और काम की सभी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है ये दो टाइप के हैं। दो टाइप के कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं इनको। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में, दैट इज कॉल्ड बायोटिक पॉलिनेशन पॉलिनेटर। चलो पहले हम एक काम करते हैं, बायोटिक से पहले एबायोटिक लिख लेते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक पॉलिनेटर। नाउ व्हाट इज एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट? एबायोटिक का मतलब हो गया बेटा जो नॉन लिविंग हो, है ना, जो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग मतलब कि इंसेक्ट और बाकी के जो एनिमल्स हैं वो सब नहीं। तो नॉन लिविंग के अंदर हमारे पास दो ही आते हैं, दो ही केसेस होते हैं। कौन कौन होता है भाई? दो। एक होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड विंड एज अ पॉलिनेटर। ठीक है भाई, बहती हवा सा था वो, तो बहती हवा सा था वो और पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले गया वो। आ रही है बात समझ में? तो विंड से होने वाले पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं बेटा एनेमोफिली। वी कॉल इट एनेमोफिली। आ गई बात समझ में? वी कॉल इट एनेमोफिली। वहीं अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो दूसरा पॉलिनेटिंग एजेंट है हमारे पास वाटर, पानी, बहता हुआ पानी। आ रही है बात समझ में? क्योंकि बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स ऐसे भी हैं बेटा जो पानी में या पानी के आसपास रहते हैं, तो उनके अंदर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाने का काम पानी भी कर सकता है। तो अगर पानी भी कर सकता है तो सर हम इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोला हमने इसे? वी कॉल इट हाइड्रोफिली। आ गई बात समझ में? तो एनेमोफिली और हाइड्रोफिली ये दो एबायोटिक पॉलिनेटर्स हैं, विंड और वाटर। देन वी कम टुवर्ड्स बायोटिक पॉलिनेटर्स। और जब हम बोलते हैं कि कोई पॉलिनेटर बायोटिक है तो इसका मतलब हो गया कि भाई हम इनवेरिएबली किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। ठीक है, तो बाय एनिमल्स। अच्छा, अब एनिमल्स से होने वाला जो पॉलिनेशन है इसको हम जूफिली बोलते हैं इन जनरल। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? जूफिली बोलते हैं ना। जू का मतलब तो एनिमल है, तो बताइए तुमको, एनिमल से रिलेटेड है। तो बायोटिक पॉलिनेटर के अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। भाई एक प्लांट ले जाकर किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जनरली क्या क्यों ही करेगा? समझ रहे हो? प्लांट तो करनी से रहा बायोटिक फैक्टर्स में। तो बायोटिक फैक्टर्स में, बायोटिक पॉलिनेटर्स में हमारे पास एनिमल्स हैं, और एनिमल्स फिर बहुत सारे हैं अलग अलग टाइप के, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि भाई किस प्लांट के अंदर किस तरीके के केसेस होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमारे पास जो सबसे पहला है वो है एनेमोफिली, विंड पॉलिनेशन। ठीक है, अब हवा से जा रहा है पॉलन ग्रेन, तो ऐसे प्लांट और ऐसे पॉलन ग्रेन की कुछ खास बातें होती है। ठीक है, जैसे कि देखो, हवा से उड़ के जाना है अगर पॉलन ग्रेन को, तो तुम खुद सोच के बताओ मुझे कि भाई पॉलन ग्रेन भारी होना चाहिए या हल्का? सोच के बताओ। भाई हवा उड़ा के ले जा रही है भाई किसी चीज को, तो बहुत भारी तो नहीं होनी चाहिए ना, हल्की होनी चाहिए ताकि आसानी से उड़ा सके। सही बात है। तो एनेमोफिलस जो प्लांट होते हैं इनके अंदर ही मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, और उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज हम ये लिखते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, लाइट होता है, हल्का होता है। अरे बात समझ में? इट इज लाइट। और ये पॉलन ग्रेन के लाइट होने का फायदा मैंने अभी तुम्हें बताया, क्योंकि हवा से उड़ के जाना है तो हल्की चीजें तो जल्दी उड़ जाएगी। इसके अलावा लाइट होने के अलावा ये नॉन स्टिकी भी होता है। नॉन स्टिकी क्यों होता है? ताकि भाई देखो, हवा तो ऐसा है कि उठा के कहीं भी फेंक सकती है। हवा तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ ही जाएगी हमेशा, ऐसा थोड़ी है। हवा तो कहीं भी जा सकती है। तो हवा से उड़ा के पॉलन ग्रेन कहीं भी जाके गिरे, और अगर मान लो पॉलन चिपचिपा है, खुद स्टिकी है,
तो अगर वो खुद चिपचिपा रहेगा तो भाई किसी भी सरफेस पे गिरेगा, फिर वहां से उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए पॉलन ग्रेन को हम नॉन स्टिकी रखते हैं कि अगर मान लो किसी एक सरफेस पे वो गिर भी गया तो दोबारा अगर हवा चले तो वो वहां से फिर से उड़ सके। समझ रहे हो आप बात? तो नॉन स्टिकी होता है पॉलन ग्रेन और हल्का होता है। तो सर पॉलन ग्रेन अगर नॉन स्टिकी है और इसे हमें स्टिग्मा पे पहुंचाना है तो स्टिग्मा फिर कैसा होना चाहिए? स्टिग्मा फिर स्टिकी होना चाहिए। सही बात है। तो स्टिग्मा जो है ये स्टिकी होता है और कई केसेस में, ज्यादातर केसेस में फेदरी होता है, ऐसा फेदरी, ठीक है, या हेयरी होता है, उसमें रेशे निकले होते हैं बाल जैसे, जैसे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कॉर्न कॉब है जिसके अंदर ऐसे टैसल्स, हेयर जैसे निकले हुए होते हैं, और ये स्टिग्मा होता है जो कि आसानी से हवा में तैरता रहता है ऐसे ही, और जब पॉलन ग्रेन आता है तो उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सो दिस इज एनेमोफिली। अच्छा, एनेमोफिलस प्लांट्स के अंदर और भी कुछ खास बातें होती है। क्या खास बातें होती हैं? तो भाई देखो, एनेमोफिली विंड से उड़ के पॉलन जाए और स्टिग्मा पे गिर जाए, ये बड़ा रेयर नहीं लग रहा तुमको कि भाई ऐसे कैसे सही स्टिग्मा मिल गया उसको? तो थोड़ा रेयर इवेंट है, जल्दी नहीं हो पाता। तो जल्दी नहीं हो पाता तो ओवरी के अंदर अगर हम बहुत सारे ओव्यूल्स रखेंगे तो भाई सबके सब तो फिर फर्टिलाइज हो नहीं पाएंगे, तो ओव्यूल के डेवलपमेंट में जो इतना एनर्जी वगैरह खर्च होता है वो सब बेकार हो जाएगा। तुम समझ रहे हो? पिस्टिल को इमेजिन करो, पिस्टिल के अंदर एक ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, तो पॉलन ग्रेन गिरते हैं उन ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने के लिए। पॉलन ग्रेन गिरा, ये अपने आप में रेयर है। तो अगर एक भी पॉलन ग्रेन का सही सलामत वहां स्टिग्मा तक पहुंचना अगर रेयर है, तो अगर अंदर में बहुत सारे ओव्यूल रख दूंगा तो भाई फर्टिलाइज करेगा कौन उनको? समझ में आ रही है बात? तो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन क्योंकि रेयर होता है, इसलिए इनकी ओवरी के अंदर यूजुअली, मैंने लिखा यूजुअली, हमेशा नहीं, हैव ओनली वन ओव्यूल, एक ही ओव्यूल होता है, इसलिए ये सिंगल सीडेड फ्रूट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? दे फॉर्म सिंगल सीडेड फ्रूट। ठीक है, तो ओवरी के अंदर की भी बात हमने कर ली। अब मुझे एक बात बताओ, हवा रंग देखकर चलती है क्या? खुशबू देखकर चलती है कि यहां पर बढ़िया खुशबू आ रही है, यहां चलूंगी मैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, है ना, नेचुरल फैक्टर है बेटा, वो किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करता। तो जो हवा है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसीलिए प्लांट को बहुत रंग बिरंगे, बहुत शोई, बहुत ऐसे दिखने वाले फ्लावर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, समझ में आया? तो प्लांट्स डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स दैट आर फ्रेग्रेंट, बहुत खुशबू वाले, या जिनके अंदर रस निकलता हो। रस कब निकालना है? रस किसको देना है? या खुशबू किसके लिए? ताकि इंसेक्ट्स वगैरह अट्रैक्ट हो, एनिमल्स अट्रैक्ट हो। हवा को थोड़ी ना चाहिए ये सब, हवा तो बह रही है, अपना काम कर रही है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो ओवरी जो है उसमें सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, और पेटल्स वगैरह जो होते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर रिड्यूस्ड, फ्लावर्स रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, दे आर नॉन फ्रेग्रेंट, इनमें रस नहीं होता। ठीक है, रस नहीं होता, खुशबू नहीं होती, नेक्टारलेस हैं। ठीक है ना, एंड ऑफन दे आर कलरलेस। कलरलेस एज इन बहुत ब्राइट कलर नहीं होता, बहुत ऐसे चटक कलर नहीं होता, बहुत लाल, पीले, गुलाबी, इस तरीके के कलर्स नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता आपको पता है? क्योंकि हवा रंग देखकर नहीं चलती भाई। ठीक है, और अगर हम एनेमोफिली के एग्जाम्पल्स पढ़े तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एंड दैट इज जो हमारे सीरियल्स होते हैं। तो सीरियल्स के अंदर हम ऐसा समझते हैं कि भाई जो सीरियल्स हैं उनमें तुम्हें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। आ गई बात समझ में? सो दिस इज एनेमोफिली। आ गई बात समझ? तो विंड पॉलिनेशन के बारे में बात हो गई। एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं फिलहाल हम, है ना। बायोटिक फैक्टर सेपरेटली एक छोटे से लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमारे पास जो अगला है वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट यहां पर कौन है बेटा? पॉलिनेटिंग एजेंट यहां पर है हमारा, पॉलिनेटिंग एजेंट कौन? बताओ बताओ बताओ। पानी है ना, इज वाटर। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स एंजियोस्पर्म में सबसे कम होते हैं। इट इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन, सबसे कम। क्यों? क्योंकि बेटा जो एंजियोस्पर्म पानी में या पानी के आसपास भी होते हैं, उनके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। उनमें भी फ्लावर्स जो हैं वो बड़े रंग बिरंगे टाइप के हो सकते हैं, और उन केसेस में पॉलिनेशन करवाने वाला कोई इंसेक्ट ही हो जाता है। ठीक है, कई बार हवा में होने बाहर है वो फ्लावर्स, पानी के बाहर है, प्लांट पानी के अंदर
और वो इस तरीके से है कि फ्लावर जो है वो पानी के बाहर आ गया। अब फ्लावर अगर पानी के बाहर आ गया तो फिर तो हवा भी कर सकती है पॉलिनेशन का काम, समझ रहे हो ना। तो हर एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म के अंदर क्या वाटर पॉलिनेशन होता है? गलत है, नहीं होता सर। आई बात समझ में? ठीक है, क्या क्या हो सकता है वहां? वाटर पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन हमारे पास वाटर पॉलिनेशन के चांसेस कम है और चांसेस ऑफ विंड पॉलिनेशन, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स ये ज्यादा है। ठीक है, चलो अब हाइड्रोफिली जो होता है हमारा, ये भी दो टाइप का होता है भाई। हाइड्रोफिली इटसेल्फ इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, हालांकि यहीं पर दोनों टाइप्स मैंने यहां पर ही मेंशन कर दिए हैं इस डायग्राम के अंदर। अगर क्लियरली दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक होता है बेटा जिसको हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, एक जिसे हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। अब इसमें बहुत ध्यान से सुनना कि क्या होता है। एपी का मतलब होता है बेटा अबव, ऊपर। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं ये दोनों पानी के सरफेस पर आ जाते हैं बेटा, सरफेस पे। और पॉलिनेशन जो है वो पानी के सरफेस पर होता है, पानी के सरफेस पर होता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे मेल फ्लावर्स होते हैं जो कि रिलीज हो जाते हैं और वो सरफेस पर आकर, है ना, जैसे अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बना दूं तो हम ऐसे समझते हैं। देखो, तो हमारे पास ये ऐसे पानी है, ठीक है, और जो हमारा मेल गैमीट है, मेल फ्लावर है, वो यहां आ गया ऐसे टूट के पानी के ऊपर, और जो फीमेल फ्लावर है वो इस तरीके से ऐसे हमारे पास अंदर प्लांट है पूरा, और यहां फीमेल फ्लावर आ गया। तो ये पानी से तैरते हुए फीमेल फ्लावर के पास चला जाएगा। तो सरफेस पर जा रहा है, पानी के सरफेस से हो रहा है काम। तो अगर पॉलिनेशन पानी के सरफेस पर हो रहा होगा तो हम उसे बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। और एपीहाइड्रोफिली हमारा केस किसमें देखने को मिलता है बेटा हमें? वी फाइंड इट इन वैलिस्नेरिया। नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आता है, एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, याद कर लेना। तो अगर सरफेस पर हो रहा होगा ये काम तो दैट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। बढ़िया। दूसरा जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। अब हाइपो का मतलब होता है बेटा अंडर, बिलो। ठीक है, तो बिलो का मतलब क्या हो गया बेटा? पानी के सरफेस पे नहीं हो रहा अब काम, अब हो रहा है पानी के अंदर। अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही पानी के अंदर ही रह जाए, पानी के अंदर ही रह जाए, ठीक है, तो जैसे मेल फ्लावर यहां पर ये रहा, फीमेल फ्लावर भी ये रहा, और पानी का सरफेस ये रहा ऊपर, तो ये दोनों चीजें अंदर हैं और अंदर ही उसने पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिए हैं और वो अब धीरे धीरे तैर के जाएगा और अपने फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के साथ जाकर लिपट जाएगा। आई बात समझ? और यहां पर जो पॉलन ग्रेन है उसके पास कुछ ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे धागे जैसा दिखता है, वो थोड़ा रिबन टाइप की चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, बाकी चीजें तो सब सेम है। बाकी चीजें क्या सेम है? यहां पर भी नेक्टार नहीं होगा, रस नहीं होगा, यहां पर भी सुगंध नहीं होगी फ्लावर्स में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई पानी भी रंग और ये सब चीजें देखकर तो बहेगा नहीं, पानी के बहने के अपने कारण है। ठीक है, तो वाटर डजंट फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जहां से खुशबू आ रही हो या जहां पर रंग बिरंगे फ्लावर्स हो। इसीलिए ये भी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे इस चीज में कि भाई मेरे को बहुत रंग बिरंगे फ्लावर बनाने हैं, मुझे फूलों में बड़ा रस डालना है, क्योंकि इसे किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करना, पानी आएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है। इनके पॉलन ग्रेन्स के अंदर, इनके पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो हमारा पॉलन है वो पानी से खराब ना हो जाए, इसके लिए पॉलन ग्रेन के सरफेस पर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। तो म्यूसिलेज क्या करता है? म्यूसिलेज इज लाइक म्यूकस, है ना, म्यूकस जैसा होता है, थिक सा बन जाता है पानी के आते ही, तो पानी को सरफेस के बाहर ही लॉक कर देता है। तो अंदर जो पॉलन ग्रेन है उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता पानी से, है ना। अदरवाइज क्या, पानी तो कैसा भी हो सकता है ना बेटा, अच्छा खराब कैसा भी, उसके अंदर पीएच हो सकता है अलग अलग, उसकी जो सैलिनिटी है, उसके अंदर जो सॉल्ट है, उसकी वजह से पॉलन ग्रेन खराब हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स के अंदर तुम्हें बाहर की तरफ ऐसा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलता है म्यूसिलेज का बना हुआ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। तो हमने एबायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ लिया है इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो था, काम का था। इसके बाद हम बायोटिक पॉलिनेटर्स पढ़ेंगे अगले एक सेपरेट लेक्चर के अंदर, सेपरेट वीडियो के अंदर। अरे बात समझ में? तो इसको आप कंप्लीटली देख लो, एक बार फटाफट एनसीईआरटी पढ़ लो, नेक्स्ट वीडियो फटाफट आ जाएगा। और अगर आप नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जिनको एक्चुअल में देखना हो, एक्चुअल में चीज़ें समझनी हो, कंसेप्ट समझने हो, जल्दी जल्दी समझना हो बिना फालतू की चीज़ों के, उन तक पहुँचाइए वीडियो को। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स जो आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक अभी हमारा पहुँचने में टाइम है, तो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक तक पहुँचूँ। ठीक है, तो कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा बायोलॉजी, और बहुत ही स्कोरिंग भी है नीट वालों के लिए।
ठीक है, अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो बहुत काम आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय।